वेलकम टू द फोर्थ वीडियो ऑफ डिवाइन कॉमर्स सेंटर। अगर हम कंटिन्यू करें तो जो हमने पहले पढ़ा था नेशनल इनकम में, वो हमने कहाँ तक पढ़ा था कि हमने कन्वर्जन सीखे थे। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज नेट देन ग्रॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेप ऐड करेंगे। तो ये उससे आगे का भी एक स्टेप है, दैट इज मेन स्टेप, कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के मेथड्स कितने होते हैं और फाइनली नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे होती है। अगर हम बात करें तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के टोटल देयर आर 3 मेथड्स: income method, expenditure method and value added. So let's start with income method. What is income method? In income method, we will add all the income earned by the resident of our country. Income method में सारी residents की income को हमें add करना होता है। बट उसको पढ़ने से पहले, इस फॉर्मूले को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इनके कंपोनेंट्स के बारे में बताना चाहूंगी। कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक इनकम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनकम मेथड से यू कैन सी डोमेस्टिक इनकम ही कैलकुलेट की जा सकती है। हाँ, हम डोमेस्टिक को बाद में नेशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसे ही डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। तो एनडीपीएफसी आता है इनकम मेथड से। इवन वाइवा में भी आपसे एग्जामिनर ने शायद किसी से पूछा भी होगा कि इनकम मेथड से क्या कैलकुलेट होता है, तो एनडीपीएफसी कैलकुलेट होता है। फर्दर अगर और कुछ पूछें तो आप एनडीपीएफसी को उसमें कन्वर्ट कर देंगे। जैसे एनएनपीएफसी पूछ ले तो आप एनडीपीएफसी को एनपीएफसी में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए एनएफआईए प्लस, बट वो बाद की बात है, पहले हम इतना पढ़ेंगे। तो एनडीपीएफसी में आएगा क्या क्या? सबसे पहले आएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, देन ऑपरेटिंग सरप्लस, देन मिक्स्ड इनकम। मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो भी हमारी मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो है कि हम किसी के अंडर काम करते हैं, तो हमें मिलेगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। उसमें हमें मिलता है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, मतलब कैश की फॉर्म में पैसा मिलना, कैश इन द सेंस वेजेस एंड सैलरी हमें मिल रही है कैश फॉर्म में। फिर वेजेस एंड सैलरी हमें मिल रही है इन काइंड। काइंड का मतलब होता है कि हमें फॉर एग्जाम्पल सैलरी तो मिल रही है लेकिन एक किसी दूसरे वे में, जैसे कि उन्होंने हमें रेंट फ्री एकोमोडेशन दे दिया, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट दे दिया, मेडिकल अलाउंसेस दे दिए, तो वो इन काइंड में काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। आई होप फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो वेजेस क्या होता है। वेजेस मतलब मजदूरी, और जो सैलरीज वगैरह हो गई वो मिलती है, जैसे एम्प्लॉयज काम करते हैं उनको तनख्वाह सैलरी मिलती है। अब बात करते हैं एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम की। तो जब भी कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है तो रिटायर होने के टाइम पर उसको प्रोविडेंट फंड का वो हिस्सा दिया जाता है जो उसने सेव किया अपनी पूरी जॉब का जो टेन्योर था उसमें। तो वो सेव जब वो करता है वो तो उसे मिलेगा ही, वो तो उसकी सैलरी का ही पार्ट है। एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन तो मिलेगा ही, वो तो उसकी सैलरी का ही पार्ट है, क्योंकि सैलरी में से ही ना पीएफ कटता है हर महीने। आई गेस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वालों को पता होगा ये बात। लेकिन जो एम्प्लॉयर होता है वो भी अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय को उसके पीएफ में, मतलब प्रोविडेंट फंड में। तो जो एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन है वो नहीं लेना। एक कंफ्यूज करने के लिए वो एग्जाम में आपको एम्प्लॉइज भी दे सकते हैं, वो नहीं लेना। क्या लेना है? एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर मतलब बॉस ने जो कंट्रीब्यूट करा है उसको हम एड अप करेंगे। किसमें? हमारे पीएफ में, जिसको हम सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी कहते हैं, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो कितनी बात आपको अब तक समझ आई? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में लेना है वेजेस जो कि मजदूरी है, सैलरी जो कि हमारी तनख्वाह हो गई, और एक जब रिटायरमेंट के टाइम पे जो बॉस ने हमें हमारे पीएफ में कंट्रीब्यूट करा वो। ठीक है, अब आते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस पे। अब सब लोग तो नहीं किसी के अंडर जाके काम करते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी के अंडर काम नहीं करते, उनका कोई और सोर्सेज होते हैं इनकम के, जैसे कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। भाई उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर दे दी, अपना घर रेंट पे दे दिया, या कोई उनकी कोल माइन थी जो उन्होंने आगे रॉयल्टी पर दे दी, तो वहां से जो इनकम आती है दैट इज नोन एज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसमें आता है रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट होता है जो चीज जमीन के ऊपर है, जैसे कि हमने अपना घर, अपनी जगह रेंट पर दे दी। रॉयल्टी, रॉयल्टी होता है जो चीज जमीन के नीचे उस पर रॉयल्टी मिलती है, सच एज कोल माइंस, जो कि एग्जाम्पल गवर्नमेंट की है और उन्होंने आगे किसी प्राइवेट फर्म को रॉयल्टी पर दे दी है, तो उसमें ये होता है कि उन्हें रॉयल्टी देनी पड़ेगी, मतलब प्राइवेट फर्म को, गवर्नमेंट को रॉयल्टी टाइम टू टाइम देनी पड़ेगी, जैसे जैसे वो कोयला निकालेंगे और उस माइन को यूज करेंगे, काइंड ऑफ रेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है, जब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं इसका मतलब कि सर्टेन सम ऑफ मनी लैंड किया गया है किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के, उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है।
फॉर एग्जाम्पल जो बिजनेस हाउस है उसने किसी को लोन दिया फॉर सम प्रोडक्टिव पर्पस, या बैंक ने लोन दिया फॉर सम प्रोडक्टिव पर्पस, कोई फैक्ट्री वगैरह के लिए, और उससे जो इंटरेस्ट अर्न हुआ तो वो वाला इंटरेस्ट भी लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें हम लेते हैं प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर मतलब जो ओनर ऑफ द बिजनेस है, जिसने बिजनेस आइडिया लाया और कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहा है, तो उसको रिटर्न में मिलता है प्रॉफिट। मिक्स्ड इनकम हो जाती है हमारी ऐसी इनकम जो सेल्फ एम्प्लॉयड से मतलब खुद के बिजनेस से आई है। तो ये सब कंपोनेंट है डोमेस्टिक इनकम के। डोमेस्टिक इनकम क्या है? एनडीपीएफसी। अब इन्हीं कंपोनेंट के बेस पर ये फॉर्मूला बना है। जिनको ये कंपोनेंट अगर थोड़े से क्लियर नहीं भी हुए, ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, इसमें आपके सारे ये कंपोनेंट ऑब्वियसली कवर हो रहे हैं। तो इस फॉर्मूले में 3 आपके ये हेड्स हो गए एक तरीके से। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जो किसी के अंडर रह के कमाया गया वो। ऑपरेटिंग सरप्लस किसी सोर्सेज से जैसे रेंट इंटरेस्ट, और जो खुद की बिजनेस से मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इन 3 को ऐड करने से आता है एनडीपीएफसी, मतलब कि हमारी डोमेस्टिक इनकम। ओके, किस किस को ऐड करने से? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब ये जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज होते हैं इसे इम्यूलमेंट ऑफ एम्प्लॉइज भी कहते हैं, और इसके अंदर 3 पॉइंट्स आते हैं। सपोज अगर मैं आपको ये 3 पॉइंट्स दे दूं तो आप इन्हें ऐड कर देना, ये आ जाएगा। अगर मैं ये पॉइंट्स ना दूं, सिर्फ हेडिंग दे दूं, तो बस वो हेड का ही आंसर हो गया। मतलब ये हेड जब ना हो तब इन पॉइंट्स को देखना है, अगर ये हेड है फिर इन पॉइंट्स का कुछ नहीं करना। तो वेजेस मतलब जो लेबर को मिल रही है मजदूरी, सैलरीज मतलब जो हमारे यहाँ एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनको मिल रही है सैलरीज, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है, हमारा बॉस हमारे पीएफ में सर्टेन सम कंट्रीब्यूट करता है, उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ओके, नेक्स्ट ऑपरेटिंग सरप्लस। अगेन ये अगर गिवन है तो इनका कुछ नहीं करना, अगर ये दोनों चीजें भी गिवन है तो भी यू नीड ओनली ऑपरेटिंग सरप्लस। तो मेन हेड गिवन है तो इनका कुछ नहीं करना, फिर वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं गिवन तो उनके ये है 1 2 3 4, ये 4 चीजें इसके अंदर आती हैं। तो आपको सेपरेटली रेंट गिवन होगा, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, आप इन चारों को ऐड कर देंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे। रेंट मतलब कि कोई जमीन या कोई घर रेंट पे देना, और इंटरेस्ट किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में फंड दिया गया उस पर इंटरेस्ट मिलना। प्रॉफिट हो गया कि जो एंटरप्रेन्योरशिप को रिटर्न में मिल रहा है, एंटरप्रेन्योर को रिटर्न में मिल रहा है प्रॉफिट। और रॉयल्टी जैसे कोल माइन वगैरह रेंट पे देना, पर रेंट थोड़ा कम टाइम के लिए होता है, रॉयल्टी ज्यादा टाइम के लिए होती है, और उस चीज के लिए होती है जो चीज जमीन के नीचे से निकाली जा रही है। नेक्स्ट इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब खुद का कोई बिजनेस से पैसा अर्न करना। सो ऑल 3 ऑफ देम ये आपको गिवन होंगे हेड्स और या फिर इनके पार्ट्स, और आप इन्हें ऐड करेंगे, इससे एनडीपीएफसी आ जाएगा। लेकिन वैसे तो ये सिंपल इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, बट कभी कभी ना प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं गिवन होता, तो उसके 3 पार्ट्स गिवन होते हैं। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज डिविडेंड, देन इज कॉर्पोरेट टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ये क्या है? अब या इसका एक और नाम है रिटेन्ड अर्निंग। शायद आपको पता हो रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है, हमने 11th में पढ़ा था। एंड सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो सबसे पहले हम लेंगे डिविडेंड। डिविडेंड मतलब होता है कि प्रॉफिट में से कुछ पार्ट शेयर होल्डर्स को बांटा जाता है वो। कॉर्पोरेट टैक्स, जो टैक्स बांटा जा रहा है, टैक्स दिया जा रहा है गवर्नमेंट को, और जो बचा हुआ प्रॉफिट है, इन दोनों के अलावा जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसे बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग या सेविंग ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। तो ये 3 आपको यूज करने हैं, इनको ऐड करेंगे, इससे प्रॉफिट आएगा। सपोज अगर प्रॉफिट भी दे दे और डिविडेंड भी दे दे, फिर नहीं करना कुछ डिविडेंड का, क्योंकि प्रॉफिट है ही, डिविडेंड का क्या करेंगे? डिविडेंड तो उसका पार्ट है ऑलरेडी। ठीक है, तो हमें मेन प्रॉफिट चाहिए। अगर प्रॉफिट नहीं है तो इन तीनों को ऐड करना और फिर आपका प्रॉफिट आ जाएगा, और वैसे टोटल तो सबका करना ही है, तब हमारा एनडीपीएफसी आ जाएगा।